अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ का जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक अहम खिताब उन्होंने किया, उसकी मुदर्रजात पर गौर करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया और कहा कि निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी दोबारा से बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। परवेज़ खट्टक साहब ने भी जवाब दिया हालिया बल्दियाती इंतखाबात में लगने वाले इल्ज़ामात का। और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा की आज़ाद पुलिस है उसकी जो रिपोर्ट है वो भी आज के प्रोग्राम में हम ज़ेर बहस लाएंगे। मॉडल गर्ल अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस केस में अहम बात यह है कि आज तफ्तीशी ऑफिसर कत्ल हुए हैं, इस पर भी हम गौर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का दौरा सिंध और MQM के कारकुन की हलाकत हुई सिंध में पुलिस कस्टडी में, इस पर भी आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन शाम साहब, शायद सबसे पहले आप इन सब मौज़ूआत से ज़्यादा अहम मौजू की जानिब जाना चाह रहे हैं। जामी साहब, आज मेरा दिन जो है वो बहुत उदास गुजरा है। मेरे पास दोपहर को हमारे जो पहले वजीर आजम थे और पाकिस्तान के नवाबजादा लियाकत अली खान साहब बानियों में से एक, जी कायदे आजम के बाद जिनकी कंट्रीब्यूशन है, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, और जिन्होंने अपनी जान दी पाकिस्तान के लिए, और कोई अलाटमेंट अपनी जमीन की और अपनी जागीर की नहीं कराई अपनी जिंदगी में। तो उनकी पोती और उनके पड़पोते दोनों मेरे पास आए थे। ठीक। उनकी पोती जो है उनका नाम कैसर जहां और उनके पड़पोते रुस्तम अली खान। ठीक। तो वजीर आजम पाकिस्तान के नाम एक खत लिखा हुआ था उन्होंने। अब आप मुझे बताइए, उनके जो वालिद थे नौदादा वलायत अली खान, ठीक, ये पहली बीवी जो है लियाकत अली खान साहब की, उनके अकलौते बेटे थे उसमें, और लाहौर में मुकीम रहे, और यहाँ वो सिटी मुस्लिम लीग जो है उसके सदर रहे कई साल तक। ठीक। उन्होंने जो अपना उनका क्लेम था उसमें उनकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड उनको अलाट हुई 1958 में 61 कनाल 12 मरले। 61 कनाल 12 मरले गुजरावाला में। ठीक। अब ये अलॉट हुई थी? अलॉट हो गई। ठीक। उनके उसके क्लेम के बदले में। अब ये अलॉट हुई तो इसके बाद गुजरावाला इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने इसको एक्वायर कर लिया। अच्छा। और उसके इवज उनको 28 कनाल और 8 मरले जमीन अलॉट कर दी। ठीक। पहले से कम लेकिन वो प्लॉट आ गए ना। ठीक। अच्छा, अब वो जमीन तो इनको ये अलॉट कर दी, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो मालूम हुआ कि किसी और पार्टी को वही जमीन उससे पहले भी अलॉट की जा चुकी थी। अंदाजा कीजिए। उसके बाद उन दोनों यानी अफराद में, फरीकैन में मुकदमा शुरू हो गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर दूसरे फरीक के हक में फैसला हुआ 1987 में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली पार्टी को क्योंकि पहले अलॉट की जा चुकी थी इसलिए उनका हक फायक, यानी इनको जो अलॉट हुई बाद में जमीन वो गलत अलॉटमेंट, गलत थी अलॉटमेंट, यानी किसी और को भी अलॉट की, डबल अलॉटमेंट हो गई, उसके हक में फैसला हो गया। अब 1992 में चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ने हुक्म दिया कि इनको मुतबादल जमीन अलॉट कर दी जाए, और लाहौर में जो कमिश्नर हैं सेटलमेंट के उनको ये कहा कि आप अफसर जो 1992 में 1992। ठीक। 1993 में इनको हरबंसपुरा में लाहौर के जिले और तहसील में जी 25 कनाल 6 मरले जमीन अलॉट हुई, मजीद कम होके। हाँ जी। अब उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, सारा कुछ हुआ। 1995 में जो असिस्टेंट कमिश्नर कैंट है, उसने, वो कलेक्टर के तौर पर काम कर रहा था, उसने ये जमीन जो है मनसूख कर दी, अलॉटमेंट इनकी। अलॉटमेंट। उसने कहा कि ये पहले तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से पेशगी मंजूरी नहीं ली गई अलॉटमेंट की, और दूसरी बात यह कि ये एक बिल्डिंग साइट है इसलिए ये जमीन अलॉट नहीं हो सकती। अब 1995 से आज तक अब वो जमीन की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, और कोई कताए जमीन कहीं दस्तयाब नहीं हो रहा जो इनको इसके एवज दे दिया जाए।
और किराए के मकान में रह रहे हैं। और जो उनकी आज मैंने गुफ्तगू सुनी, मेरा दिल खून के आंसू रोया और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ये कहां जाऊं। बेहिसी है, बेबसी है, या फिर से किसी और लफ्ज़ से ताबीर किया जाए, लेकिन शामी साहब जब बेहमियती है। बेहमियत जब आपने ये गुफ्तगू मुझसे की तो मैंने कोशिश की कि वो जो मोहतरमा है, उनकी जो पोती लगती हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, लगती नहीं है। हैं हाँ, उनसे हम ये पूछें कि क्या आप पसंद करेंगी हम आपको टीवी पर लेके आएं, आपसे बात करें, तो वक़ार इस कदर कि उन्होंने गवारा नहीं किया। हम इनकार कर दिया। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब जो भी अगर उन तक हमारी बात पहुंचे तो खुदा के लिए कुछ खौफ करें और पहली फुर्सत में इस मामले को किसी न किसी तरीके से हल करने की कोशिश करें। यानी मजमूई तौर पर 57 साल हो चुके इन्हें जमीन अलॉट हुए, जमीन और 3 बार अलॉट हुई जमीन, तीनों बार कैंसिल जमीन हुई। कम हुई और 1995 में बिलाखिर उन्होंने कैंसिल कर दी। अब आसरा हैं और कोई जमीन का टुकड़ा इनके नाम नहीं। ये लियाकत अली खान के बेटे नवाबजादा लियाकत अली खान के 2 जिलों पे जिनकी जागीर थी और जिन्होंने एक पैसे का क्लेम मंजूर नहीं कराया खुद और कोई अलॉटमेंट नहीं कराई। और अब आप मुझे बताइए कि किसको आप दाद दें, किसके आंसू पूछें। बस उनका एक ही जुमला था जो मेरे जहन में नक्श हुआ है आज, वो कहनी थी कि क्या ये हमारी बस कुर्बानी ना ही दोहराया जाए तो अच्छा है। बस तो बहरहाल इंतहाई सर अफसोस का ये मामला था और मेरा ख्याल इसमें मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है इसको समेटने के अब तो लिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, चीफ ऑफ आर्मी साहब स्टाफ का जिक्र करते हैं, वो तवज्जो करें, वही तवज्जो कर सकते हैं जी। लेकिन आज उन्होंने गुफ्तगू बहुत आला की नेशनल यूनिवर्सिटी डिफेंस, नेशनल उसी हवाले से मैंने बात की, वगरना सिविल मामलात में हम कुछ उनकी तवज्जो को मबजूल कराने के आदी नहीं है। ये आप बरसबील तस्करा एक बात हुई। तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर लाजिम व मलजूम हैं, जुदा नहीं हो सकते। प्रॉक्सी वॉर का जिक्र किया उन्होंने, फिर कश्मीर का जिक्र करते उन्होंने कहा कि ये बर सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। शाम साहब, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ मेरे नज़दीक तो सब पहली बार हुआ किसी आर्मी चीफ ने इतनी ओपनली कैटेगोरिकली पॉइंट टू पॉइंट इस नुक्ता नज़र को उन्होंने वजाहत से बयान किया है। हाँ, बात तो जो उन्होंने कही है उसमें कोई गलत नहीं है, तारीखी तौर पर भी और वाकयाती तौर पर भी। और फिर बड़ी एक अहम बात और भी उन्होंने कही थी कि प्रॉक्सी वार जो है, उन्होंने कहा ना प्रॉक्सी वार हमने लड़ी, ना किसी को पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार लड़ने की इजाजत, ना तो हम किसी के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ेंगे, ना किसी को अपनी सरजमीन पर लड़ने देंगे। बड़ी अहम बात है। देखिए बात यह है, एक और जुमला भी था वो मैं आपको पेश कर दूं। वो कहते हैं कि अब शहरी इलाकों में भी दहशतगर्दियों के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया। ठीक, तो वो आपका जो तज्जिया इन तमाम अहम स्टेटमेंट्स पर वो मैं रोक रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, अधूरा ना रह जाए। नाज़रीन चाहे एक ही गो में गुफ्तगू पूरी सुन सकें। ब्रेक के बाद नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आर्मी चीफ के बयानात के जो मुदरजात हैं वो हमने बयान कर दिए। शामी साहब, तबसरा तो बड़ा वाज़ेह है। देखिए क्या पैगाम था, मसला कश्मीर जो है उसके साथ जो पाकिस्तान की कमिटमेंट है उन्होंने को वाज़ेह किया। ये मुआहिदा शिमला के ये बात तय पाई थी कि ये 2 तरफा मुज़ाकरात के जरिए इसे हल किया जाए। ठीक। अब 1972 में हुआ मुआहिदा शिमला प्रोबेबली, और अब कितना अरसा हो गया उसके बाद? 28 और 15, 4 दहाई से ज्यादा वक्त, 4 दहाई से ज्यादा अरसा हो गया। अब हिंदुस्तान ने उस मसले पर गुफ्तगू करके नहीं दी, बामकसद और बाबानी, और हीले बहानों से ये समझा कि ये मसला दब जाएगा क्यों जो वक्त गुजरेगा। अब वक्त गुजरने से ये मसला दबा नहीं है, आज भी जूं का तूं है, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कशीदगी का जरिया है। और अब ये जो मुआहिदा शिमला जो है वो भी अपनी मानवियत खो चुका है। जब आप बात ही नहीं करेंगे मसला कैसे हल होगा? तो फिर आप अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनका जिक्र करेंगे। अब वो जिक्र, अब मुसीबत ये होती है कि जब आप अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाते हैं वो मुआहिदा शिमला की तरफ इशारा करती है कि उसको रुजू करें, उसके तहत आप अपना मुज़ाकरात करें। और इसके साथ उन्होंने ये बात भी तारीखी तौर पर दुरुस्त कही कि कश्मीर जो है वो
तहरीक आज़ादी का एक नामुकम्मल एजेंडा। बरसगीम की तकसीम का एक नामुकम्मल एजेंडा। तकसीम जो हुई है, तकसीम इसलिए हुई थी, इस तरह हुई थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगे और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो हैं वो हिंदुस्तान में जाएंगे, और रियासतें जो हैं उनको अपना इख्तियार होगा तकदीर का फैसला मुंतखब कर लें कहाँ जाना उन्हें। तो जब महाराजा जो है कश्मीर के ये नॉन मुस्लिम थे और कश्मीर की आबादी 80% से ज्यादा मुसलमान थी, तो जब इन्होंने इंडिया के साथ इल्हाक किया, और जो इल्हाक भी अब जाली था कि फौज पहले आ गई इंडिया की, इल्हाक बाद में हुआ, और जब इल्हाक फौज अगर किसी मुल्क की दूसरे मुल्क में मौजूद हो तो फिर उसकी हुकूमत का जो फैसला है उसकी कानून में कोई अहमियत नहीं रहती उसके हक में, यानी फौज की काबज फौज के हक में। तो पहले इंडिया की फौज आई कश्मीर में, बाद में इल्हाक हुआ, बाद में इल्हाक पर दस्तखत किए और कई दिनों बाद वो डॉक्यूमेंट इंडिया पहुंचे थे। जी हाँ। तो अब उसकी कानूनी हैसियत खत्म हो गई। जैसे अफगानिस्तान में सोवियत फौजें आई और आते उस हुकूमत खत्म कर दी, उसके बाद एक नई हुकूमत तश्कील पाई, कठपुतली हुकूमत। तो उसको वो फौजें जो थी सोवियत, वो उनका जो दाखिला था अफगानिस्तान में वो गैर कानूनी और जारहियत करार पाया बैनुल अक़वामी कानून के ताबे। सही। अब ये जो कश्मीर है उसमें जब इसका इल्हाक कबूल किया माउंटबेटन ने, तो ये बात लिखी कि लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करने का इख्तियार होगा, ये एक आर्जी तौर पर इंतजाम हम कर, आर्जी बंदोबस्त। फिर जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला पहुंचा अक़वाम मुत्तहिदा की, तो वहां भी ये तय पाया कि वहां प्लेबिसिट होगी, राय शुमारी होगी, और इस पर इंडिया ने भी तस्लीम किया, ठीक, पाकिस्तान ने भी तस्लीम किया, और उसके बाद इंडिया उससे मुनहरिफ हो गया। और उसी वक्त शेख अब्दुल्ला ने, वो परेशान हुए, वजीर आजम थे उस वक्त, और उन्होंने नेहरू को कहा कि आपने ये क्यों कबूल कर ली, क्योंकि रायशुमारी होगी तो पाकिस्तान के हक में फैसला हो जाएगा। नेहरू ने जवाब दिया, हमने, आप देख ले हमने कौन सा इस पे को अमल करना। ठीक है। तो बहरहाल अब वो मसला उलझता चला गया। उस मसले की वजह से 1965 की जंग हुई, 1965 के में फिर 1971 की जंग हुई, उसके नतीजे में 65 के नतीजे में, और फिर आप देखिए पाकिस्तान जो है उसने एटमी ताकत बनने का फैसला किया इंडिया के मुकाबले में, और बन गया। और अब यह है पाकिस्तान और इंडिया दो एटमी मुमालिक के तौर पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। ये अब कश्मीर का मसला जो है इंडिया उससे लैतो लाल कर रहा है, अब बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। तो ये सारा जो पस मंजर जो है उसमें जो आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू की है वो एक बड़ी बरमहल की है, और इससे लोगों के हौसला जो है उसको, और कश्मीर में जो लोग जो पाकिस्तान के झंडे उठा के खड़े हैं और कैदोबंद की सोबतें उठा रहे हैं, घरों में नजरबंद हैं, उनको एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम और मलजूम है, एक के बगैर दूसरे का तसव्वुर नहीं हो सकते, और हम उसके बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। और एक बात, और दूसरी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो है फिर उनका हम तस्करा करेंगे अगर आप मुआहिदा शिमला के तहत काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। और तीसरी बात बड़ी अहम यह है, बार बार इंडिया की तरफ से कहा जाता है जो वारदात होती है, प्रॉक्सी वॉर, पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, उन्होंने कहा ना हम अपनी सरजमीन पर किसी की जंग बर्दाश्त करेंगे, प्रॉक्सी के खिलाफ प्रॉक्सी और कठपुतलियां ये काम करें, ना किसी की सरजमीन पर जाकर ये काम करेंगे। ये एक वाज़ेह पैगाम है, और ये बड़ा, इससे अमन का रास्ता भी खुलता है। गोया अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये बात तय हो जाए और इसका कोई मैकेनिज्म इसको मॉनिटर करने का भी तय हो जाए, और तो इससे सूरत हाल को संभाला जा सकता है, कशीदगी को में कमी की जा सकती है, और फिर एक मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाला। ब्रेक का वक्त आन पहुंचे, लेकिन मैं चाह रहा हूं जो उन्होंने ये दहशतगर्दियों के खिलाफ शहरी इलाकों में अब उन्होंने ये पैगाम दिया कि शहरी इलाकों में अब हम पेशकदमी करेंगे। पेशकदमी करनी चाहिए। अब सिविल इंतजामिया जो काम करने का, हम बहुत ढीले हैं। जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत जो काम करने थे, अभी तो नेक्टा का मामला ही तय नहीं हुआ, वहां जो कुछ होना चाहिए था, इंटेलिजेंस जो है उसको यानी कोऑर्डिनेशन उनके दरमियान नहीं हुई, बहुत सा काम जो है वो नहीं कर सके। अब शहरी इलाकों में भी दहशत गर्दों का पीछा करना है।
जो उनकी आबयारी करने वाले हैं उनका भी पीछा करना है। ठीक। उनकी कमीन गाहें जो है वो कहां हो, जिस जगह हो छुपे हुए, उनको चुन चुन कर उनका ताकुब करना है। ये सब काम करने पड़ेंगे और इसके लिए फौज और सिविल अदारों को मिलकर इकदाम करना होगा और इससे कोई मुफर नहीं है। पाकिस्तानी रियासत जो है उसकी ये जिंदगी का सवाल है, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ठीक है नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा की हालिया बल्दियाती इंतखाबात पर अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदयार वली क्या कहते हैं, साथ में उन्होंने मियां इफ्तिखार हुसैन साहब की जो गिरफ्तारी हुई उस पर किस किस्म के तासुरात का इजहार किया, जरा वो पहले देखिए फिर उस पर बात करते हैं। कप्तान को और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को एक बात कहूँ, जो कुछ आज मेरे साथ और मेरे वर्कर के साथ होता है उसका अगर बिला सूद मैंने बदला ना लिया तो मैं पुख्तून नहीं हूँगा। इमरान खान ने इकबाल जुर्म किया कि हाँ हमने धांधली की है और मैं तैयार हूँ कि नए इलेक्शन हों। हम डिमांड करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स तो कल इमरान खान ने कर दिया, अब तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड है ये सूबाई हुकूमत मुस्तफ़ी हो, केयर टेकर सेटअप आए, नए इंतखाबात हों, बल्दियात के भी नए इंतखाबात हों, सूबाई असम्बली के भी नए इंतखाबात हों। कप्तान को मैं ये कहूँ, पंजाब के इलेक्शन में तो तू कहता है कि नजम सिटी जिम्मेवार है और मियाँ नवाज शरीफ जिम्मेवार है। यहाँ जब तू खुद मानता है कि धांधली हुई है तो कहते नहीं ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। तो एक पैमाना दोनों के लिए हो, कोई एक पैमाना तो हो किसी एक चीज के लिए। दूसरा शामिल साहब ये बिला सूद कहना चाह रहे थे या सूद वो कहते हैं सूद के साथ? पठान जो है और असफंदयार वली खान वो तो सूद को नहीं छोड़ सकते ना आसानी के साथ। बहरहाल आप देखिए बड़ी दिलचस्प बात, असफंदयार वली साहब ने ये कहा है कि खान ने, इमरान खान ने ये बात मान ली है कि मैंने धांधली की है। अब ये उनके दर्जे के लीडर को तो बात इस तरह नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मैंने धांधली की है, उन्होंने कहा अगर आप ये कहते हैं कि धांधली हुई है तो आइए दोबारा कर तो इलेक्शन कमीशन के पास चलिए, अगर वो जिस हल्के में चाहे वहां इलेक्शन हो जाए, जिस पोलिंग स्टेशन पे चाहे वहां हो जाए, अगर मजबूरी तौर पर चाहे तो वो हो जाए। उन्होंने कहा हम इसके खिलाफ फौज की निगरानी में भी करवाने को तैयार फौज की निगरानी में हो जाए। ये बात उन्होंने चैलेंज के अंदाज पे कही है, उन्होंने कोई ये ऐलान नहीं किया कि हमने धांधली की है। अच्छा, परवेज खटक साहब का बयान भी आ गया कुछ देर पहले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं बल्दियाती इंतखाब पर। वो कहते हैं कि पूरे सूबे या डिवीजन में इंतखाब कराने पर भी इलेक्शन कमीशन से बात हुई, इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमिश्नर से 6 माह पहले मुलाकात हुई और इंतखाबात करवाने का फैसला इलेक्शन कमीशन का था, तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास ही थे। चलिए अब ये बहस तो अंडे मुर्गे की जारी रहेगी, लेकिन असल बात मैं आपको अर्ज करूं कि असफंदयार वली साहब का मौक़िफ़ बड़ा दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब को आप जिम्मेदार करार देते थे। हाँ, वो जो पैमाने की बात कर रहे थे। देखिए अब ये बात दुरुस्त है, ये यहाँ इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कमजोर पड़ता है, लेकिन उन्होंने जो मुतालबा किया वजीर आजम पाकिस्तान से कि वो इस्तीफा दें और फिर तहकीकात हो, वो किसी ने नहीं माना। तो इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ बदला, छोड़ा और वजीर आजम के इस्तीफे पर इसरार तर्क कर दिया, बिल्कुल जुडिशल कमीशन को कबूल किया। और खान साहब, असफंदयार वली खान का मौक़िफ़ ये था कि वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाए, उन्हें हटाना है। तो अब वो उल्टी बात कर रहे हैं। सही सही। अच्छा, अब इमरान खान ने वहां अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया और असफंदयार वली कह रहे हैं कि तुम्हारा मौक़िफ़ क्योंकि वो था, इसलिए पहले अपनी हुकूमत बरतरफ करो। ठीक, वही वही मुतालबा जो खान साहब पहले करते थे, अब वो असफंदयार वली साहब ने खान साहब के लिए पेश कर दी है। इस्लामाबाद में वो बहुत बात कहते थे, पेशावर में और बात कहते हैं, और उनका कहना यह है कि ये पहले सूबाई इलेक्शन हो। भाई सूबाई इलेक्शन हो तो आप ऐसा कीजिए कि नो कॉन्फिडेंस ले आइए, बिल्कुल परवेज खटक साहब के खिलाफ। अगर हुकूमत खत्म होती है तो उनकी हुकूमत खत्म कर दीजिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप चित भी इनकी और पिट भी इनकी। इस्लामाबाद में जो आपका मौक़िफ़ था उसी पे कायम रहे, यहाँ ना बदले। देखिए ये बुजुर्ग सियासतदान जो है उनको चाहिए कि मामलात को संभालें, आगे बढ़ाएं। फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ इफ्तिखार के साथ हुआ है, इफ्तिखार हुसैन साहब के साथ,
और मैं उसका बदला लूंगा सूद के साथ। तो क्या बदला लेंगे? आप वो 2 दिन अंदर रहे, चलिए वो इमरान, उनका दिल चाहे तो परवेज खट्टर को 4 दिन अंदर कर दी, 5 दिन कर दे। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहिए, उनको भी कर ले अगर कभी उनके पास इख्तियार आ जाए। तो बात यह है कि बुजुर्गों से जो इनकी उम्र गुजर गई, बाल सफेद हो गए, अब ये तवक्को रखते हैं कि मामलात को संभालें, उलझाए नहीं। ठीक है। और परवेज खट्टक साहब ने जो बातें की हैं वो अपनी जगह है। अब देखें, गया है सांप निकल अब लकीर पिटा कर। ठीक है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र मैं करना चाह रहा हूँ। ये लेटर है जो हम दिखाएंगे भी नाजरीन को, ये डीपीओ साहब ने जो डेरा इस्माइल खान को उन्होंने लिखा है आरपीओ को, उसी वाक़े के हवाले से जो पोलिंग के दिन सुबह 4:30 बजे पेश आया 4:20 पे। एक तो उसमें ये कहते हैं जनाब इत्तला मिली कि फलां पोलिंग स्टेशन पर ये मामला हो रहा है कि एक जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं वो आरओ उमर खालिद, ये उनके मामू लगते हैं, उनके साथ अपने भाई के साथ गनमैन के साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं। फिर ये इसी रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये अली अमीन साहब जो हैं ये नशे की हालत में थे। ये डीपीओ साहब खुद लिख रहे हैं। वहाँ पर फीमेल स्टाफ से बदतमीजी की पोलिंग स्टेशन में जो मौजूद थी सुबह 4:30 जी 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 जी। और सुबह 4:30 बजे तो यानी वैसे ही आदमी जो है नींद में होता है, ऐसे नशे में फिर वो अगर रात भर जागा हुआ है। फिर वो बताते हैं कि वहाँ पर जब देहाती इकट्ठे हो गए एक मिनिस्टर को देखकर तो वहाँ पर एहतजाज की सूरत निकल आई। फिर पुलिस ने क्या इकदाम उठाए और उसके बाद कैसे वहाँ पर इनको वहाँ से रुखसत किया गया और इनके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज किए गए। तो पुलिस के साथ बदतमीजी, उन पर असलहा तानना और फिर जो खवातीन के साथ बदतमीजी की गई उसकी दफात दर्ज की गई, लेकिन आज इन्हें जमानत मिल गई, दोनों मुकदमा ये भी जमानत पर रहा हो गए। अब ठीक है, अब ये जो तफ्तीश कीजिए, मुकदमा इनका चालान कीजिए, अदालत में मामला जाए। अब देखिए ये जो क्या नाम है इनका, अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर। अब अली अमीन साहब जो हैं, एक तो ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है ना कि 4:30 बजे तक गिनती मुकम्मल नहीं हुई थी सुबह जी, रात पूरी। तो इसके भी अपने कोई असरात तो मुरतब होते हैं, लेकिन हमें ना अब जो भी है कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और कोई लिहाज नहीं करना चाहिए। अब डीपीओ साहब जो रिपोर्ट करें अब उसके मुताबिक चालान करवाएं। तो ये भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर भी उठाए गए हैं, वो भी ये भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर्स के जो बॉक्सेस हैं वो भी उठाए गए हैं। ठीक है, जो साबित किया जाए और सजा दी जाए, काम किया जाए, इसमें दो राय क्या हो सकती। ठीक है, लेकिन अब आपको मैं अर्ज करूं कि ये भी तो याद रखा जाएगा ना कि एक सर्विंग सर्विंग क्या कह रहे हैं वो मिनिस्टर जो है रेवेन्यू के माल उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और ये भी एक अच्छी बात है। और पुलिस, देखिए हमें पुलिस की खुद मुख्तारी हजम नहीं हो रही, ये एक नई बात है ना, नया कल्चर हमारे मुआशरे में, हम इसके यूज्ड टू नहीं है। तो इसको जरा इसको तजर्बा कर लें, घबराए नहीं और देखें। अब देखिए एक बात और मैं अर्ज करूं, जी जी, ये हमारे हारूनाबाद से नियाज अहमद रंधावा साहब हैं और कुछ बात दूसरे दोस्त हैं, वो रोजाना टेलीफोन करते हैं कि हारूनाबाद में मंचनाबाद में सेम और थोर का मसला है। इस पर हमने पहले प्रोग्राम में जिक्र भी किया था। अब आज जो अताउल्ला तारड़ साहब हैं वजीर आला पंजाब, शहबाज शरीफ साहब के PSO, उन्होंने इत्तला दी है कि एक कमेटी बना दी गई है मियां यावर जमान जो वजीर हैं आबपाशी के पंजाब के, उनकी क़यादत में इस मसले का जायजा लेने के लिए और मुतलका हुकाम को भी हदायत जारी कर दी गई हैं। अब इसमें जो भी सूरत होगी उसको चंद रोज के अंदर ये रिपोर्ट पेश होगी और पर इक़दाम किए जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मॉडल गर्ल अयान अली के केस का जिक्र करेंगे जहाँ तफ्तीशी ऑफिसर का आज कत्ल हुआ है। वेलकम बैक नाज़रीन। देखने वाले कह रहे थे आप अयान अली के केस की कभी बात नहीं करते उतनी तफसील के साथ जितने दीगर मामला पर रोशनी डालते हैं। तो अयान अली जो है उसके बारे में हमने कोई गुफ्तगू की नहीं, मुख्तलिफ बहुत सी चीजें जो है ये तफसील के साथ, क्योंकि बहुत सी चीजें उससे जुड़ी हुई थी, अफवाहें भी फैली हुई थी तरह तरह की। आज उसमें बड़ी पेशरफ्त, जुल्फकार मिर्जा साहब उसमें से क्या क्या चीजें निकाल रहे थे और दूसरे दोस्त हमारे जो हैं उनकी किस किस पे नजर थी, चीजें निकाल और क्या क्या बता रहे थे कि किस किस की उस पे नजर है अयान अली पर। तो इसलिए हमने फिर खामोशी इख्तियार की। एक है कि जेल का जो ऑर्डर है वहां पर जो लोग तायुनात हैं उनके आसपास, वो जरा चुकन्ने चौकस, मैं तो हैरान हूं जब वो सेहतमंद पेशी पे आती हैं तो ऐसा मालूम होता है कि ब्यूटी पार्लर से आ रही, जेल से नहीं आ रही, बन संवर के आती है। मॉडल जो है सर, मॉडल जेल जो है इसका मतलब बड़ा अच्छा माहौल है वहाँ। हाँ,
मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं शामी साहब, क्योंकि आज जो एक कस्टम के ऑफिसर थे जो इंस्पेक्टर इस केस की तफ्तीश कर रहे थे, उनको घर में घुसकर कत्ल किया गया। तो उनको जो इस केस में कर रहे थे, और बहुत से लोगों से मैंने बातचीत की, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब उन इंस्पेक्टर साहब के पास कुछ शवाहिद आ चुके थे, तो इससे भी ताबीर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये बताइए कि अयान अली का क्या बना, और जो उनकी तफ्तीश करने वाले जो अफसर हैं उनको निशाना बना दिया गया, हलाक कर दिया गया? जी शामी साहब, चौधरी एजाज इनका नाम था, इंस्पेक्टर थे ये कस्टम्स के, और जो तफ्तीश का अमल इस वक्त जारी था अयान अली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस और मनी स्मगलिंग केस में, उसमें ये तफ्तीश कर रहे थे। और ज़रा ये कहते हैं कि चूँकि अभी इस केस में चालान पेश होना बाकी है, अभी चालान मुरतब होना था, और 14 मार्च को इनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। आज तकरीबन 2.5 माह का अरसा गुजर गया है, ना तो इन्हें बेल मिली यानी जमानत पर, ना तो ये रिहा हो सकी, और ना ही इनके खिलाफ चालान जो है वो पेश किया गया। चालान में इतनी पेचीदगी तो नहीं होनी चाहिए जो तफ्तीश का अमल था, यानी इतनी पेचीदगी जी बिल्कुल इसी बात पर है। जी ऐसा ही है शामी साहब, और वो जो अभी आपने बात की कि जी बहुत सी इसमें अफवाहें और बहुत से लोगों के नाम जो है वो इस केस में आ रहे थे, तो शायद ये जो डिले है ये भी डेलिब्रेट है, जानबूझ के डिले किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे ज़रा ये कह रहे थे कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और मनी स्मगलिंग के जो 2 ऑफेंसेस हैं, इसमें से वो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा ऑफेंस जो है वो चालान में डाला जाए, ऐसा जुर्म, ऐसी शिक डाली जाए जिससे उनकी कोई जो है वो बरी होने की जो है उनके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं, यानी कोई चार्जशीट जो उनके खिलाफ हो वो ज़रा नरम हो। तो लेकिन ये कि ये शायद मुमकिन नहीं हो रहा था, यही वजह है कि आज 2.5 माह गुजरने के बावजूद कस्टम्स कोर्ट में अयान अली के खिलाफ जो जुर्म था उसका चालान पेश नहीं हो सका, ना तो उन पर मनी स्मगलिंग का चार्ज अभी तक लग सका और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज अब तक लग सका। और आज जो है आज जमानत भी मुस्तरद हुई। जी, आज दरखास्त जमानत भी उनकी मुस्तरद हो गई। आज ये कस्टम्स कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने इस पर पहले फैसला महफूज किया और उसके बाद उन्होंने फैसला अपना सुना दिया और ये उनकी दरखास्त जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। तो शामी साहब, ये दोनों बातें जो हैं वो बहुत मतलब हैरान कुन है। देखिए, एक बात तो पहले कही जा रही थी मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से कि इनके पास से नोट यानी करेंसी बरामद नहीं हुई या ये बाहर नहीं जा रही थी, ये तो मुकामी तौर पर मौजूद थी। लेकिन इनके जो वकील हैं लतीफ खोसा साहब, उन्होंने जो केस आर्गू किया तो ये कहा कि इनको मालूम नहीं था कि रकम ज्यादा है, कितनी मिकदार में करेंसी बाहर ले जाई जा सकती है। इसका मतलब है उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये इतनी बड़ी तादाद में नोट लेकर बैरून मुल्क जा रही थी, तो जुर्म तो उन्होंने खुद मान लिया। जी शामी साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। आज लतीफ़ खोसा जब आर्गू कर रहे थे ये बेल एप्लीकेशन, तो उसमें उन्होंने ये एक बात कही कि मुल्की कवानीन हमारे ये कहते हैं कि कोई भी मुसाफिर, कोई भी पाकिस्तानी जो है वो फ़ॉरेन करेंसी जो है वो 10,000 अमरीकी डॉलर से ज़ायद मालियत की बाहर नहीं ले जा सकता। ये कानून मुझ पर भी अप्लाई होता है, आप पर भी और अयान अली पर भी। अयान अली के पास से जो रकम बरामद हुई थी वो 5 लाख अमरीकी डॉलर थी। तो अभी देखना यह है कि उनका ये कहना था कि ये जो रकम है, इतनी रकम के तो अयान अली जो हैं वो फॉरेन जो बैरून ममालिक हैं वहां पर एक फैशन शो की उनकी जो फीस है वो 5 लाख अमरीकी डॉलर है। ये उनका आज अदालत में बयान था उनके वकील लतीफ खोसा का। नहीं, मगर वो आ तो नहीं रही कहने थी, का था कि ये जो जी वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना था कि ये रकम वो अपने भाई को पहुंचाना चाह रही थी। उनके भाई जो थे, इन दोनों की ये मलकियत थी ये रकम, और ये रकम वो ले जाना चाह रही थी और अपने भाई को पहुंचाना चाह रही थी। इस सारी तमसील का वो गालिबन तासुर या उसका एक रिजल्ट ये निकालना चाह रहे थे कि ये पैसा कोई मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है, ये कोई काला धन नहीं है, ये ब्लैक मनी नहीं है, बल्कि ये उनकी अपनी कमाई ये दे रहे थे कि फैशन शो की आमदन नहीं। दुरुस्त है, जहां की मर्ज़ी आमदन हो, लेकिन बाहर तो जा रही थी ना। जी शामी साहब, इसी तनाजुर में मैं ये कहूं कि ये इतना 2.5 महीने का अरसा चालान बनने में और 2.5 महीने तक उनकी जमानत ना होने में, इस सारी जो दोनों अमूर में जो ताखीर हो रही है ये बहुत मानी खेज है। अच्छा, और लतीफ खोसा साहब की वकालत भी बड़ी मानी खेज है, वो भी बहुत मानी खेज और दिलचस्प। अच्छा कामरान, वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह फिर इस मौजू पर बात करेंगे आपसे नेक्स्ट हीयरिंग पर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कानून ये कहता है कि अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो ये आपका दिफा नहीं है।
आपको वाकिफ होना चाहिए कानून से। ठीक है, तो कानून आपके कान में आके सरगोशी नहीं करेगा कि मैं ये फला जगह मौजूद। चले अब 2 मिनट रह गए हैं। तो एक तो MKM के एक वर्कर थे, वो पुलिस हिरासत में जाम भाग हुए हैं, 2 रोज़ा सोग का ऐलान है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज कहा कि जितने भी हमारे लापता कारकुन हैं और जो जाम भाग हुए हैं पुलिस कस्टडी में, उनकी तफ्तीश करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस तरह की कस्टडी में पुलिस की इंसान अगर मारे जाएं, इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात कोई नहीं हो सकती, बल्कि मैं कहूँ शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और पुलिस जो है कानून नाफिज करने वाला अदारा है, इसका गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जाए, इतना टॉर्चर किया जाए कि आदमी जाम भर ना हो सके। आज रेंजर्स की स्टेटमेंट है, उनका जो रेंजर्स जो पुलिस की भर्तियां हो रही हैं, जो एपेक्स कमेटी के फैसलों के मुताबिक होना थी, वो नहीं हो रही, और रेंजर्स का इन भर्तियों से कोई ताल्लुक नहीं। तो मजीद पुलिस की साख पर, जो सिंध पुलिस साख पर सवाल आ गए हैं और ये कारकर्दगी पर भी सवाल आ गए हैं। यकीनन इस पर जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। ठीक। और रोहिंग्या मुसलमानों का कल हमने जिक्र किया, तो बहुत से लोगों ने उसका फीडबैक भी दिया, सवाल भी पूछे। तो उनका पाकिस्तान की जानिब से किसी ने कुछ इकदाम उठाए, तो खान साहब ने खत लिखा है, इमरान खान साहब ने आज अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा, सेक्रेटरी जनरल बान की मून को। आज बान की मून को एक अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन हुकूमत की सतह पर काम करने की ज़रूरत है। खान साहब की आवाज़ कितनी भी वजन वाली हो, लेकिन एक इंडिविजुअल आवाज़ है, और वो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर मुल्कों की आवाज़ सुनी जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरे आलम इस्लाम का मसला है, आलम इंसानियत का मसला है। सदर ओबामा ने इस पर एहतजाज किया है, तो जो मुसलमान हुक्मरान हैं उनके मुंह में क्यों ढूंढियां पता नहीं पड़ी हुई क्यों हैं, जबानें उनकी कट गई हैं, ये क्या हुआ है, वो कभी बोले और कोई खड़े हों। अब देखिए, एक जमाना था, हम क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को एक औरत ने पुकारा था, अब मुसलमानों को, और वहां से जनाब लश्कर लेके सिंध को फतह करने के लिए आ गया था। और यहाँ सूरत यह है, कितनी बच्चियां हमारी जो हैं, कितने माएँ, कितनी बहनें, कितने नौजवान, कितने बुजुर्ग चीख रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, लेकिन सुनने अपने वाले रब को पुकार रहे हैं, अपने भाइयों को पुकार रहे हैं, और भाई जो हैं उनके खून सफेद हो चुके हैं। प्रोग्राम वक्त नाज़रीन यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।